अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। और ये वीडियो जो है इंग्लिश क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर सिलेबस की है। और इसमें यूनिट नंबर 9, इसका नाम है नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। तो इसके ये वीडियो जो है इस लेसन से मुतल्लिक है। और मेरी जो स्टूडेंट से जो रिक्वेस्ट है वो ये है, आपने अपने इस लेसन की इंग्लिश में रीडिंग करनी है। जैसे मैं इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करूँगा, आपने इसकी स्कूल में तो करना ही पड़ती है, लेकिन इसको समझ मैंने जो ट्रांसलेशन करनी है वो आपको समझाने के लिए करनी है। और आपको इस काबिल बनाना है कि इस लेसन का कोई भी अगर पैराग्राफ आ जाता है तो आप खुद से उर्दू में उसको ट्रांसलेट कर सकें। उर्दू में ट्रांसलेट करने का मकसद ये होता है कि आपको जो समझ आई है वो लिख लें, ठीक है। आपने एक एक लफ्ज़ एक एक सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करना होता है। तो इसमें क्योंकि बाज़ इंग्लिश कुछ होगी, मीनिंग कुछ और होंगे। तो हमें जो है जो बात की गई है उसको ट्रांसलेट करना होता है उर्दू में अपने लोकल लैंग्वेज में, ना कि एग्जैक्ट सेम वर्ड सेम टू सेम उसको हम ट्रांसलेट करें। ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। इसमें हो सकता है आपके 1-2 मार्क्स कम आ जाएं ट्रांसलेशन में, लेकिन आपके इंग्लिश इतनी आसान हो जाएगी कि अगर 2 मार्क्स आपके कम होते हैं तो 6 मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपके बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर सकेंगे या किसी और मजमून को ज़्यादा टाइम दे के तो उसमें ज़्यादा मार्क्स ले सकेंगे। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम जो है बच्चों का कंज्यूम हो जाता लग जाता है, और जितना आप इस पे टाइम लगाते हैं उतने मार्क्स जो हैं उनको मिलते नहीं हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अगर 1 मार्क्स लेने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उससे आधी मेहनत मैथ पे करें तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इधर 1 मार्क्स 2 मार्क्स कम होंगे तो उधर आपके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, वो कैलकुलेटेड मार्क्स होते हैं। इसी तरह से साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। अगर सारा टाइम आपका अंग्रेज़ी पे लग गया तो फिर उधर आपके मार्क्स ज़्यादा कम होंगे। तो वैसे भी इंग्लिश सीखने के लिए मैं यही तजवीज़ करता हूँ कि आप अगर ये चाहते हैं कि इंग्लिश आपको इंग्लिश पे महारत हो जाए तो आप इंग्लिश को ट्रांसलेट ना कीजिएगा। मैं अभी आपके सामने ट्रांसलेट करूँगा, आप देख लीजिएगा मुझे कितनी ट्रांसलेशन आती है। मुझे ज़ाती तौर पर तो कोई मसला नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी भी किसी भी इंग्लिश की बुक की उर्दू में ट्रांसलेशन अपने लिए नहीं की, ठीक है। मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, मुझे ना समझ आए मुझे ये मंजूर है, लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट नहीं करूँगा। अच्छी बुक्स आसानी से समझ आ जाती है, तो जो लिखी ही इस तरह की होती है फिर उसकी ना समझ आए, मुझे केमिस्ट्री की बुक दे दें अंग्रेज़ी में ही होगी, मुझे उसकी नहीं समझ आएगी क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। इस तरह से और सब्जेक्ट हैं, कोई फ़िलासफ़ी दे दें तो मुझे उसकी हो सकता है ना समझ आए क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं। तो हाँ, मुझे इंग्लिश दे दें, लिटरेचर दे दें, लिटरेचर की कोई बुक दे दें, पोएट्री हो, नावल हो, ड्रामा हो, मुझे उनकी समझ आ जाएगी। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, बाज़ का राइटर्स का स्टाइल ऐसा होता है कि उसमें हो सकता है समझ कम आए या बेशक ना भी आए, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती है। अच्छी बुक वही होती है जो आसानी से समझ आ जाए। तो आपने बेटा इसकी इंग्लिश रीडिंग करनी है और बार-बार करनी है। जितनी बार जितनी ज़्यादा कर सकते हैं आप, रोज़ एक एक कहानी की आप इंग्लिश रीडिंग कर लें, तो आप हर आने वाले दिनों में आप इंग्लिश को बहुत ज़्यादा आसान देखेंगे। इसके पीछे एक्सरसाइज़ दी हुई हैं, वो एक्सरसाइज़ बेसिकली जो हैं वो टीचर्स के लिए होती हैं, टीचर सॉल्व करके बच्चों को दें। लेकिन अक्सर जो है बच्चों को होमवर्क दे दिया जाता है या उनको इस तरह की मुसीबत में डाल दिया जाता है कि उनके मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि बच्चों को होमवर्क दिया जाए। स्कूल का काम स्कूल में ही निपटाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं नेक्स्ट डे जब आएँ तो वो फ्रेश हों। तो अगर ये ना हो कि 10 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है और 50 ने कर लिया है या 40 ने या 30 ने कर लिया है, तो उसमें 10 बच्चे पीछे रह जाएँगे। तो जब अगर होमवर्क नहीं किया तो किसी ने भी ना किया हो, सबको बंदा एक जैसी स्टेज से लेके चले, तो होमवर्क का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता। इस तरह के होमवर्क जो है इसमें एक्सरसाइज़ में दिए होते हैं। तो एनीवे आगे चलते हैं। आपने सिर्फ़ इसकी इंग्लिश रीडिंग करनी है।
یہ میری ریکمنڈیشن ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے مرضی اس کو پڑھیں۔ اچھا جی، اردو کے ورڈ میننگ ہے یہاں پہ، میں نے یہ بھی بتا دوں، میں نے کبھی ڈکشنری یوز ہی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یعنی الفاظ نہیں آیا تو اس کو کاپی کر کے لکھ لیا یا ڈکشنری ڈھونڈنے چلے گئے، اس سے میرا ریڈنگ پروسیس جو ہے وہ رک جاتا ہے یا متاثر ہوتا ہے یا سلو ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاتا، وہ میرا پروننسیشن کی طرف بھی نہیں جاتا۔ بے شک باڑ میں جائے، غلط ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے پڑھنا ہے، مجھے بولنا ہے۔ سارے انگریزوں کا پروننسیشن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب میں کوئی لفظ بار بار سنوں گا یا مجھے کوئی بتائے گا اس لفظ کو ایسے پڑھتے ہیں، تو میں اس کی بات مان لوں گا اور میرا پروننسیشن ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اس شخص کا شکریہ بھی ادا کروں گا جو مجھے یہ بتائے گا کہ اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ پروننسیشن کی بہت زیادہ بات، ہمارے اردو کے بھی پروننسیشن بہت زیادہ اعلیٰ قسم کے نہیں ہیں، ورنہ ہم رات کو خبر نامہ پڑھنے کے لیے سلیکٹ نہ ہو جاتے، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں ہم نے جنرل کنورسیشن کرنی ہوتی ہے، یہ پروفیشنل انگلش آپ نہیں سیکھ رہے۔ جب آپ نیوز کاسٹنگ کے لیے جائیں گے تو تب آپ کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ پروننسیشن بالکل ایگزیکٹ ہو، آواز کا اتار چڑھاؤ ہو، کلیئرٹی ہو، سانس لینے کا بھی پروسیس، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ شام بیکری پہ انڈے لینے جا رہے ہیں تو وہاں پہ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چلیں بھائی، اس کو شروع کرتے ہیں۔ ڈسٹریکٹس ہوتا ہے توجہ ہٹا دینا، کسی طرف سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کسی نے آواز دے دی تو ڈسٹریکٹ ہو گئے، تو یہاں پہ پریشان ہونا، ٹھیک ہے؟ اور ایمنس بہت بڑا، مشرومنگ جس کی برانچیں نکلتی ہوں، گروئنگ بڑا ہوتا ہو، مشروم کی طرح بڑھتا ہو، ایکسیسولی بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ۔ پیٹرول کرنا، گشت کرنا، یعنی جیسے پولیس کی گاڑیاں چل پھر رہی ہوتی ہیں سڑکوں پہ، وہ پیٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ انسومنیا، یہ سوتے میں چلنے کی عادت، ٹھیک ہے؟ یہ نیند نہ آنا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے انسومنیا ہوتا ہے، یعنی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن بندہ سو رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں سوتے میں چلنے کی عادت۔ ایک بیماری ہے یہ۔ اریٹینٹ، پریشان کن، تنگ ہونا، پریشان کن، پریشان کرنے والا، اریٹینٹ ایسی چیز جو پریشان کرتی ہے۔ ڈسکمفرٹ، بے سکونی۔ اور نائز پولیوشن، شور کی آلودگی۔ سٹریس ہوتا ہے یعنی دماغ پہ بوجھ بننا، کشیدگی، اس طرح سے یہ پریشانی ہے، یہ بھی سٹریس۔ اربن، شہری زندگی سے متعلق ہے، ڈینجرس، خطرناک ہے۔ انسٹانس، مثال ہے، مثال کے طور پر۔ کلیمز، دعویٰ کرنا، دعوت کرتا ہے۔ اور مینٹل، دماغی، ذہنی۔ اور ٹرانسپورٹیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، اس پروسیس کو، اس عمل کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ سواریاں لے جاتے ہیں یا سامان لے جاتے ہیں، بسیں وغیرہ اس میں انوالو ہوتی ہیں، گاڑیاں انوالو ہوتی ہیں۔ کنسٹرکشن سائٹس، وہ جگہ جہاں پہ تعمیر ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ کچھ تعمیری کام ہونا ہے، وہ والی۔ کمیونٹیز، جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، معاشرہ، مل جل کے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ ہانکنگ، یہ ہارن، بسوں کا، گاڑیوں کا ہارن ہوتا ہے، تو یہ بہت تیز جو ہے وہ بجاتے ہیں سواریاں اکٹھی کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ اونچی آواز میں ہارن ہوتا ہے، یا پھر یہ جو ہیں لوگ بعض کا بلا وجہ ہی ہارن سڑک پہ بجاتے جاتے ہیں۔ تو ریزیڈینشل، رہائشی علاقہ، ان اوائڈیبل، جسے بچنا ممکن نہ ہو، ان اوائڈیبل۔ گرلنگ ہوتا ہے پریشان کن، بہت زیادہ تنگ کرنے والی کوئی چیز۔ پیئرسنگ، سوراخ کرنے والی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تکلیف دہ کوئی چیز۔ اور ڈیمیج، نقصان کرنا۔ اور ہائپر ٹینشن، بہت زیادہ بلڈ پریشر، ٹھیک ہے؟ انسومنیا، وہ نیند میں چلنے پھرنے کی عادت ہوتی ہے، نیند کی بیماری سمجھ لو۔ تو نوائز پولیوشن از ڈیفائنڈ ایز اینی فارم آف نوائز۔ نوائز پولیوشن کا مطلب ہے کسی قسم کا بھی شور that disturbs the normal functioning of life، جو زندگی کے نارمل کام ہیں ان میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، شور رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ if left unchecked، اگر شور جو ہے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو ایسے ہی بڑھنے دیں، چلنے دیں،
It can have serious effects on the mind and body of humans, so in as well as animals. तो इसका असर न सिर्फ इंसानों के जिस्मों पर दिमाग पे होगा बल्कि जानवर भी इससे मुतासर होंगे। ये शोर की आलूदगी जो है ये न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों के दिलो दिमाग को मुतासर करेगा, जिस्म को, सॉरी। नॉइज पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डिस्कम्फर्ट। शोर की आलूदगी बेचैनी की बहुत बड़ी एक वजह है, बहुत सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। स्ट्रेस यानी इससे डिस्कम्फर्ट बेचैनी होती है, स्ट्रेस होता है, ये भी परेशानी होती है, एंड न्यूइजेंस और एक किस्म की तकलीफ होती है इन पाकिस्तान में। न्यूइजेंस होता है नापसंदीदा चीज़। तो माहौल की आलूदगी, शोर की आलूदगी जो है ये इंसानी बेचैनी, स्ट्रेस, ये भी परेशानी है, बेचैनी, परेशानी और नापसंदीदा चीज़ों में से एक है। इन अर्बन एरिया, शहरी इलाके में एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच्ड डेंजरस लेवल्स। नॉइज़ पोल्यूशन खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर, A survey by the पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एक सर्वे किया गया है जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है, उस एजेंसी है, उसने किया है क्लेम्स, और ये इदारा दावा करता है दैट द लेवल ऑफ नॉइज़ इन लाहौर, के लाहौर शहर में शोर का जो लेवल है, पैमाना है, हैज़ रीच्ड 91 डेसिबल्स, वो 91 डेसिबल्स तक पहुंच गया है। डेसिबल जो है ये शोर को मापने का पैमाना है, तो ये 91 डेसिबल्स तक पहुंच गया है। वेयर एज अ मैक्सिमम ऑफ 75 डेसिबल्स इज एक्सेप्टेबल, जबकि इसको 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल इज ऑलरेडी एट रिस्क, के लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत जो है वो पहले ही खतरे में पड़ चुकी है। उसके बाद है जी नंबर 3, मेजर काजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर रोड ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, careless use of electronic appliances and loud speech patterns। अच्छा जी, बड़ी वजूहात जो हैं वो शोर की आलूदगी की पाकिस्तान में वो ये हैं, सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो जो तमीरत तमीरी तमीरात की जगह पे जो कंस्ट्रक्शन या तमीरात का जो काम होता है वहाँ पे जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उससे, और केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, हमारी जो बिजली के जो आलात हैं, बरकी आलात हैं, उनका जो है बेदरिग इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक, इसको क्या कहेंगे, इधर क्या लिखा हुआ भाई, इलेक्ट्रिक आलात ही लिखा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ये वो आलात हैं जिनमें करंट कम मिकदार में इस्तेमाल होती है, मोबाइल फ़ोन वगैरह के, तो इनका गलत इस्तेमाल है, लाउड स्पीच पैटर्न और ऊंची ऊंची बोलने की जो आदत है, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं या हमारे लिए माहौल को जो है ये बड़ी वजूहात हैं। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, शोर जो मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट से आता है, ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे भाई, गाड़ियाँ, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों का जो शोर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनमें ये व्हीकल्स पहियों वाली गाड़ियाँ हैं, एयरप्लेन जहाज़ हैं, और रेलगाड़ियाँ हैं, ट्रेन हैं, और अब ये ट्रेन उर्दू में भी ट्रेन ही है, शिप्स बहरी जहाज़ हैं, प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल, ये जो हैं ये साबित होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन बाय ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसानी मुआशरे के लिए। विद द पॉपुलेशन ग्रोइंग, बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ, एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, और जो है जो तमीरी काम होते हैं शहरी इलाके में जो काम हो रहे होते हैं, डेवलपमेंट तरक्याती काम होते हैं, दी
vehicular traffic यानी जो ट्रैफिक है, पहियों पर चलने वाली ट्रैफिक has also multiplied, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. This has given rise to immense noise pollution, जिसकी वजह से शोर की आलूदगी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है. Largely in the town in the form of unwarranted honking. ज़्यादातर जो हैं ख़ास तौर पर ये जो क्या होते हैं बसों के जो हॉर्न होते हैं उनकी आवाज़ की वजह से बाय ड्राइवर, यानी जो हॉर्न बजाते हैं ड्राइवर से, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो गया है. Also, the mushroom growth of residential colonies. ये शहरी आबादी के जो इलाके हैं वो जैसे मशरूम खुम्बियाँ जिस तरह से परवरिश पाती हैं, बढ़ती जाती हैं, इस तरह से शहर भी फैलते जा रहे हैं. नियर एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, एंड रेलवे स्टेशन हैज़ एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स, उसने रेजिडेंट्स को डाल दिया है टू परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. यानी आगे किसके आगे डाल दिया है? हाँ, मुसलसल और अनअवॉइडेबल जिससे बचा नहीं जा सकता, ठीक है, सोर्सेज ऑफ यानी शोर की आलूदगी के सामने डाल दिया है जिससे बचना मुश्किल है और जो कि मुसलसल है, ठीक है, मुसलसल शोर की आलूदगी के सामने के हवाले कर दिया है. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. एक और बड़ी वजह जो है शहरी इलाके में वो है तामीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की वजह से. Construction work in urban areas is usually slow. शहरी इलाके में तामीराती काम कदरे कम रफ्तारी से होता है, सुस्त रफ्तार होता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है. The transport and the equipment used at construction sites, यानी गाड़ियाँ और मशीनें जो तामीराती काम पर इस्तेमाल होती हैं, इट्स ग्रिलिंग, इसको तोड़ने में यानी वहाँ पे तोड़ फोड़ के काम करने में, एंड piercing साउंड्स, और सुराख करने की जो आवाज़ें हैं, इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. ये शोर शराबे की बहुत बड़ी वजह है. एंड मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं तोड़ फोड़ करने के लिए या सुराख करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती हैं. इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक, ना सिर्फ आम लोग इससे मुतासर होते हैं, बट आल्सो अफेक्ट्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बल्कि ऐसी जो तमीराती जगह हैं जिन पे काम कर रहे होते हैं, काम करने वाले भी हैं, वो भी मुतासर होते हैं बाय काजिंग मेंटल फैटिग, और उनकी इस शोर शराबे की वजह से वो ज़हनी थकाव का शिकार हो जाते हैं. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. हम नई नई चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं. टेक्नोलॉजी होती है काम करने की साइंस. तो मुख्तलिफ तरीके से हम काम करते हैं, तो उसमें नई नई मशीनें लगा के काम करते हैं. तो ये जो हैं मशीनों का, ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके इस्तेमाल से, नए काम करने के नए तरीक़ों के इस्तेमाल से, ये भी इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ये भी माहौल की आलूदगी में इजाफा कर रहा है. एक और माहौल की शोर की आलूदगी की एक वजह है. फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन की मिसाल ले लें, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बिजली बनाने वाले जनरेटर हैं, उनकी मिसाल ले लें. म्यूज़िक सिस्टम्स, और बाज़ लोग गाड़ी में बहुत हाई फाई म्यूज़िक लगाए होते हैं, एंड टीवी और टेलीविज़न ऑल बिकम इरिटेंट्स, बहुत ही जो है शोर शराबे का बायस बनते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन. Unmonitored use of all these kinds makes them pollutants. तो चूँकि इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए इनके जो हैं इनका इस्तेमाल जो है इन सब का मेक्स देम पोल्यूटेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं शोर पैदा करने वाली बन जाती हैं. पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स, लोग अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन को बंद नहीं करते हैं, और पुट देम ऑन साइलेंट मोड, या फिर उनको खामोश मोड पे नहीं लगाते हैं जिसमें फ़ोन की बेल
بجتی نہیں ہے لیکن اس پہ لائٹ روشن ہو جاتی ہے. وین دے انٹر آفیسز، کسی دفتر میں جاتے وقت موبائل فون کو جیسے ہوتا ہے اسی طرح لے کے گھس جاتے ہیں. اس کو سائلنٹ نہیں کرتے ہیں، ان کو آف نہیں کرتے ہیں. ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں. اسکولوں اور کالجز میں بھی یہی سسٹم ہے. دے آلسو یوز الیکٹریسٹی جنریٹرز. لوگ جو ہیں بجلی بنانے کے لیے جنریٹر یوز کرتے ہیں ایکسیسولی، بہت زیادہ. ان ریزیڈینشیل ایریاز، شہری علاقے میں. اینڈ پٹ آف دا ریزیڈینٹس ill at ease. اور دوسرے جو شہری ہیں، پڑوس والے ہیں، وہ بہت تنگ ہوتے ہیں. ill at ease ہونا، پریشان ہونا. اچھا جی، مور اوور لسننگ ٹو لاؤڈ میوزک اور ٹی وی آن اے لاؤڈ والیوم، یعنی ٹی وی ریڈیو کو اونچی آواز میں سننا جو ہے is another source of noise pollution. یہ بھی شور شرابے کا باعث ہے. For this، اس کے لیے people need to develop some civic responsibilities. اس کے لیے چاہیے کہ لوگ جو ہے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. So that others may not get troubled، تاکہ دوسرے پریشان نہ ہوں. Because of these careless actions، کہ لوگوں کی اس لاپرواہی سے دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں. Noise pollution not only causes environmental damage، شور کی آلودگی سے نہ صرف ماحول جو ہے خراب ہوتا ہے، but it also has a negative impact on human health، بلکہ انسانی صحت پر بھی اس کے اثرات منفی ہیں. It can cause conditions such as aggression. شور کی آلودگی کی وجہ سے لوگوں میں غصہ، aggression، یہ ہوتا ہے ایسا غصہ جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. انسان، اس کے لیے ایک ورڈ ہے شدت پسند نہیں، تشدد پسند، ٹھیک ہے. انسان جو ہے تشدد پسند ہو جاتا ہے. ہائپر ٹینشن، بہت ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. ہائی سٹریس لیول، بہت جلدی جو ہے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ہیئرنگ لاس، اس کو پھر سنائی بھی کم دینے لگتا ہے. ریسٹ لیسنس، بے چینی بڑھ جاتی ہے. ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس کو کوئی یعنی اس کو اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا. اینڈ انسومنیا، اور پھر سوتے میں چلنے کی بیماری پڑ جاتی ہے اس کو، یعنی جاگنے کی بیماری سمجھ لیں، اس کو نیند ہی نہیں آتی. ہاں، انسومنیا یہ بھی ہاں ہو سکتا ہے بھائی، یہ نیند نہ آنا، اس کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. انسومنیا کین فردر لیڈ ٹو اینگزائٹی. انسومنیا مزید یہ ہے بے چینی کا باعث بن سکتا ہے. بیڈ ٹیمپر، غصے کی حالت کا، اینڈ ایموشنل سٹریس، اور انسان بہت حساس ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. ان ایڈیشن، مزید یہ کہ نوائز پولیوشن کین سیریسلی افیکٹ اسٹوڈنٹ لرننگ، کہ شور کی آلودگی کی وجہ سے طلبہ جو ہے اپنا سبق یاد نہیں کر پاتے ہیں. اینڈ کنسنٹریشن، اور ان کا جو ہے پڑھائی کی طرف پورا دھیان نہیں رہتا ہے. اسٹوڈینٹس پریپیئرنگ فار دیئر ایگزامینیشن، طلبہ جو اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، آر ایزیلی ڈسٹریکٹیڈ، وہ جلد ہی جو ہیں ان کی توجہ جو ہے پڑھائی سے ہٹ جاتی ہے. بائی دی لاؤڈ نوائز آف میوزک سسٹمز، اونچی آواز میں اگر اڑوس پڑوس میں میوزک بجایا جائے، موسیقی بجائی جائے، ٹی وی کو چلایا جائے، اور الیکٹریسٹی جنریٹرز یا بجلی کا جنریٹر چلا دیا جائے، تو پڑھنے والے بچے جو ہیں ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے. دس گیوز them unnecessary mental and physical tension. تو ان کو جو ہے غیر ضروری ذہنی اور جسمانی پریشانی ہوتی ہے. ٹینشن، تکلیف بھی سمجھ لیں، کشیدگی. In Pakistan، there is a dire need to bring down the noise levels. پاکستان میں شور شرابے کو کم کرنے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے. Coming from different sources، شور جو مختلف طریقوں سے ذرائع سے ہو رہا ہوتا ہے. The government must gear up، گورنمنٹ کو تیاری پکڑنی چاہیے. And utilize various means to control، اور اس کے اپنے سارے وسائل کو یوز کرنا چاہیے. To control unwarranted noise levels، تو شور شرابے کا جو بلند جو ہیں کیا کہیں گے اس کو، پیمانہ جو ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انوارنٹیڈ، بغیر روک تھام کے جو شور کا پیمانہ جو ہے بڑھتا چلتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. مطلب شور کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies. जो गवर्नमेंट का जो पंजाब माहौल तहफ़्फ़ुज़ माहौल का इदारा जो है एजेंसी इसे कहेंगे, वो ये तजवीज़ करता है कि शोर का लेवल 55 डेसिबल्स तक हो शहरी इलाके में, और जहाँ तमीराती काम हो रहा है वहाँ 75 डेसिबल तक चला जाए। And in residential colonies and 75 decibels in commercial areas, और जहाँ पे जो क्या कहेंगे तजारती सरगर्मियाँ होती हैं वहाँ 75 तक हो जाए। अच्छा जी, these figures must be strictly enforced। अब इन पर क्या है इन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए करवाया जाना चाहिए by the government। गवर्नमेंट इस पर मुकम्मल अमल दरामद कराए। Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow। मज़ीद ये कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ट्रैफिक जैम को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक जैम ना हो। ब्लॉक नॉइज, ट्रैफिक जैम फ्लो, ब्लॉक नॉइज emitting vehicles फ्रॉम रोड्स। अगर सड़क पर ऐसी कोई गाड़ियाँ हैं जो शोर शराबे का बायस बनती, जैसे ये पुराने रिक्शे हैं, उनको भी रोका जाए। यूज़ नॉइस बैरियर्स वेयर नेसेसरी। इनको जो है शोर शराबे को कंट्रोल करने के लिए रुकावटें खड़ी की जाएँ ताकि जो है इसको कंट्रोल किया जाए। एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क, और स्पीड को तेज़ किया जाए, तमीराती कामों की जगहों पे काम को जल्दी मुकम्मल करने की इंतजामात किए जाएँ टू मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन, ताकि शोर शराबे का दौरानिया कम से कम हो। आल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, जो शहरी इलाके हैं, शुड कम फॉरवर्ड। शहरी जो सोसाइटीज़ मुआशरे हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेम एंड एनफोर्स रूल्स इन देयर एरियाज। अपने इलाके में कानून बनाएं और उन पर अमल कराएं। टू चेक अननेसेसरी नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, ताकि जो शोर शराबे वाली जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जाए। अदर ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, अस्पताल जो हैं, दफातर हैं और तालीमी इदारे जो हैं, शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट, उनको मना करना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए। द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर ऑन कैंपसेस, अपने इमारतों में, फॉर बेटर नॉइस मैनेजमेंट, ताकि शोर शराबे को मैनेज किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। मोर ओवर, मज़ीद ये कि पीपल शुड बी डिस्करेज्ड, लोगों की हौसला शिकनी की जानी चाहिए, उनको समझाना चाहिए टू स्पीक लाउडली इन दीज एरियाज, इन इलाकों में ऊंची आवाज़ में बातें ना करें। अगर लोग जो हैं ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं तो उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, यानी उनको समझाना चाहिए, उनकी लान तान करके उनको और गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। नंबर 8, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू। नॉइज़ पोल्यूशन एक बहुत संजीदा मसला है एंड नीड्स मोर अटेंशन, और इसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है एट लोकल एंड स्टेट लेवल, मकामी लेवल पर भी और हुकूमती लेवल पर भी। पीपल मस्ट डेवलप मोर अवेयरनेस, लोगों को ज़्यादा शऊर देना चाहिए, ठीक है, लोगों को ज़्यादा शऊर दिया जाना चाहिए अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर शराबे के जो ख़तरनाक असरात हैं इंसानी सेहत पर, उसके बारे में लोगों को आगाही देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। इट इज़ देयरफॉर अ नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस, लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप जो हैं हासिल करें, एक्वायर हासिल करना, ज़्यादा ज़्यादा ज़िम्मेदार शहरी आप बने, ठीक है, सिविक सेंस हासिल करें, यानी ज़्यादा जो है मुहज़्ज़ब हों, ठीक है, ज़्यादा मुहज़्ज़बपन का एहसास हो आप में। एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, और आपका ज़िम्मेदार रवैया होना चाहिए टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ दिस इरिटेंट इन द एनवायरनमेंट, ताकि बचा जा सके इस गैर ज़रूरी शोर शराबे, इरिटेंट, परेशान कुन
جو چیز ہے معاشرے میں، ماحول میں جو پریشان کن چیز ہے سے بچا جا سکے، یعنی شور کی آلودگی. Only then, صرف تب ہی our country would be a much quieter، ہمارا ملک زیادہ بہتر خاموشی کی طرف آ سکے گا، and a much more beautiful place، اور کہیں زیادہ خوبصورت پلیس ہوگی to live in، ٹھیک ہے، رہنے کے لیے. ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے، چاہے جگہ کتنی خوبصورت ہو، اگر وہاں پہ شور شرابہ ہے تو پھر بندہ تنگ ہی پڑتا ہے. یونٹ ریلیٹڈ کویشچنس ہیں. اچھا آپ نے یہاں پہ پھر ریمائنڈ کراتا جاؤں، آپ نے صرف انگلش پڑھنی ہے، میں نے انگلش پڑھ دی ہے، وضاحت کر دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ جی ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے اور مجھے سمجھائے. تو مجھے تو انگلش سے ڈائریکٹ ہی سمجھ نہیں ہوتی ہے، تو بچے بھی اور ٹیچر بھی یہ اس بات کو لازمی بنا لیں کہ بچے سے ریڈنگ کروائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر بچہ اچھی ریڈنگ کرتا ہے تو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. سمجھ جو اسی کو نہیں آ رہی ہوتی جس کی ریڈنگ اچھی نہیں ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اگر بچے کو کوئی بچہ پڑھے گا، اگر کوئی نہیں سمجھ آ رہی پھر ہی کو پوچھے گا، تو پڑھنا بہت ضروری ہے. واٹ از نارمل فنکشننگ اینڈ ہاؤ اٹ از ڈسٹرپٹیڈ. واٹ از نارمل فنکشننگ اینڈ ہاؤ اٹ از ڈسٹرپٹیڈ. نارمل فنکشننگ کیا ہے اور کیسے یہ متاثر ہوتی ہے، اس میں مداخلت کیسے ہوتی ہے. The normal functioning of life is that one which is free of disruption. ہمارے جو زندگی کی جو نارمل حالات وہی ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. It is disrupted by noise pollution. ہماری پرسکون زندگی جو ہے یہ شور شرابے سے متاثر ہوتی ہے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. Analyze paragraphs for topic sentence, supporting sentences and concluding sentences. نہیں جی پیراگراف ہوتے ہیں، اس میں جو پہلا سینٹینس ہوتا ہے نارملی، ٹھیک ہے، اس کو ٹاپک سینٹینس کہتے ہیں. اس کے بعد آنے والے جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ سپورٹنگ سینٹینسز ہوتے ہیں، اور آخر والا جو سینٹینسز ہوتا ہے وہ کنکلوڈنگ سینٹینس ہوتا ہے. تو بیسیکلی سمپل تو یہی ہے. اگر کوئی اور اس میں کوئی ٹیکنالوجی انوالو ہے تو آئی ایم ناٹ فیملیئر ود دیٹ، اور میرے خیال میں کوئی فائدہ مند بھی نہیں ہے. مجھے صرف انگلش پڑھنی ہوتی ہے اور اس کو ڈائریکٹ سمجھنا ہوتا ہے. ٹاپک سینٹینس یہ ہے، نوائز پولیوشن از ون آف دی بگیسٹ سورسز آف ڈسکمفرٹ اسٹریس اینڈ نویزنس ان پاکستان. سپورٹنگ سینٹینس اس کے بعد یہ ہیں، ان اربن ایریاز اینڈ بگ سٹیز noise pollution has reached dangerous levels. For instance, a survey of the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. On concluding sentence یہ ہے، this means that the mental and physical health of so many people is already at risk. So how does technology increase noise pollution? What are technology-based irritants? Use of technology is another source of noise pollution. For example, mobile phones, electric generators, music systems, and TV all become irritants from time to time. What harmful effects noise pollution is causing on human health? Noise pollution not only causes environmental damage, but it also has a negative impact on human health. It is a biological stressor and can cause conditions such as aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression, and insomnia. How can we cope with serious issues? We can cope with this serious issue by developing more awareness about the dangerous impact of noise on human health. Furthermore, مزید یہ کہ the government should ensure smooth traffic flow, block noise-emitting vehicles from roads, and such noise barriers where necessary. Use noise barriers where necessary and expedite construction work to minimize noise pollution. اب یہ فور دا ٹیچر کیا کرے جی، کنڈکٹ
प्री रीडिंग ये हर कहानी में ही लिखा हुआ है। कंडक्ट प्री रीडिंग एक्टिविटी टू अराउज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक, यानी टीचर पहले बताए वही बच्चों आज के लेसन के मतलब जो है हम पढ़ेंगे, शोर माहौल में शोर शराबे के मतलब पढ़ेंगे और इसके हमारे पर क्या बुरे असरात हो रहे हैं, हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस तरह की बातें जो है वो करके कहानी को शुरू करे, सीधा ही ना शुरू कर दे जी नॉइज पोल्यूशन और पढ़ना शुरू कर दे। हाँ जी, जी उसके बाद है फॉर द टीचर, मजीद टीचर क्या करे जी, वाइल रीडिंग एक्टिविटी में बी कंडक्टेड, तो पढ़ने के दौरान सरगर्मियाँ करे एंड टू इंटरेक्ट विद टेक्स्ट, ताकि जो टेक्स्ट है तहरीर जो पढ़ रहे हैं उनसे बच्चे का तल्लुक़ रहे। more while reading questions may be asked, मजीद क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस शोर से मुतल्लक, ठीक है, आपके इलाके में शोर तो नहीं है, क्या आप जो हैं क्या आपके जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे शोर में इजाफा हो रहा है या कम हो रहा है, इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। या आप शोर से मुतासर तो नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन। और बहुत ज़्यादा टाइम ऐसी बातों में बच्चे तो बहुत खुश होंगे भाई, ठीक है, वो तो ऐसी बातें करने में आपकी क्लास के 50 बच्चे हैं, प्लस 50 बच्चे ओपिनियन देंगे, तो आप पढ़ा चुके फिर ये लेसन, ठीक है कि नहीं? हाँ, एंड में कर लें आप अगर वक्त है, तो रिमेनिंग टाइम में आप उनसे ऐसी बातें कर सकते हैं। 15-20 मिनट में तो स्टोरी ख़त्म हो जाती है, इसमें बार बार रुकने की क्या ज़रूरत है। अच्छा जी, ये तो वही है, टाउन टू टाउन 20 स्टाफ, ठीक है, एक टाउन से दूसरे टाउन पे रास्ते में ये है 20 स्टाफ, यानी गांव से गांव तक 20 स्टाफ, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं होती। Help students analyze passages in the text to identify key idea, central thought, and the supporting details, for example, cause and effect. हाँ जी, इसमें जो है साथ साथ तजिया करता जाए बंदा जो है कि ये चीज़ें इस वजह से हैं, मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो क्यों ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है कि नहीं? अगर ऐसी बातें वैसे टीचर बताना शुरू कर दे तो वो टॉपिक से बहुत हट जाता है, और मेरे ख्याल में इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और बस डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं और वो उनको टीचर का कितना ख्याल है। और बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ती है, होमवर्क करना होता है, स्कूल में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 15-20 मिनट की ब्रेक होती है सुबह से, और पहले तो उनको आधा पौना घंटा असेंबली में गुजारना पड़ता है, 15-20 असेंबली में गुजारने पड़ते हैं, तो बैठे बैठे बेचारे वो पहले ही तंग होते हैं, एसी भी कई स्कूलों में नहीं होता, पंखे चल रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों पे और ज़्यादा इतना प्रेशर बनाना, ये सिलेबस डिज़ाइन करने वालों को सोचना चाहिए। थीम जो है इसका ये शोर से मुतल्लिक है, शोर के हमारी सेहत पर बुरे असरात हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं वगैरह वगैरह। The lesson gives awareness about the negative impact of noise pollution on human and animal health. It describes the major contributors of noise pollution and how they affect mental and physical health. It also outlines various solutions to combat the problem of noise pollution. इसके बाद ग्लोसरी आ जाती है, ग्लोसरी में ये वर्ड मीनिंग होते हैं ये डिस्ट्रैक्ट्स, डिस्टर्ब्स, इमेंस बहुत बड़ा, ह्यूज, मशरूमिंग ये हर तरफ ग्रो करता हुआ, ये आबादी की तरफ इशारा है, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा, पेट्रोलिंग गश्त करना, और इंसोम्निया स्लीपलेसनेस जागते रहने की बीमारी, और इरिटेंट जो होता है ये परेशान कन कोई भी चीज़ होती है। ओरल एक्टिविटी ग्रुप डिस्कशन, फॉर्म ग्रुप्स, अब ये क्या करेंगे, ग्रुप बनाएं of 4 and make a plan to control the effects of noise pollution. Noise pollution से क्या नुकसान होते हैं उनको उन पर बात की जाए in your school. First, list the sources that produce noise around your school. आपके स्कूल के इर्द गिर्द शोर शराबा कहाँ से हो रहा है? भाई हमारा स्कूल तो हमारे ज़माने में स्कूल कब्रिस्तान के पास ही बनाए जाते थे, तो खामोशी होती थी, ठीक है, अगर कोई शोर करने वाला होता भी था तो कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसकी जान हवा हो जाती। तो अक्सर जो हैं हम पहले ज़माने में स्कूल तो कब्रिस्तानों के पास ही बनाए जाते थे, मेरे ख्याल में शायद ज़मीन वहाँ पे सस्ती होती थी इस वजह से, तो ये एक जो है फैक्टर, हमारे उससे शोर नहीं होता था,
अब स्कूल जो हैं, जगह-जगह स्कूल बने हैं, तो अक्सर कब्रिस्तानों से दूर ही बनाए जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ हमारे तो स्कूल के अंदर भी एक कब्र थी, जो कि हमारे स्कूल का जो फाउंडर था उसकी थी। तो आते-जाते हम दुआ दुआ माँगते रहते थे। The first list the sources that produce noise around your school आपके इर्द-गिर्द में क्या चीज़ें शोर मचा रही हैं। For every source, find a practical solution to overcome a problem of noise pollution. अगर भाई जो साइंस जो इस डिपार्टमेंट में है, शोर कंट्रोल करने वाले डिपार्टमेंट है, ये उनसे रिलेटेड काम है। कहाँ बच्चों को इस तरह के कामों में आप लगा रहे हैं, वो तो खुश होंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के एक तरफ हो जाएं। ऐसे तमाम एक्टिविटी से दूर रखें बच्चों को जो कि उनकी पढ़ाई लिखाई में मुदाखलत करती हैं। ये बेसिकली वो जो एक्सपर्ट लोग हैं, ये उनसे रिलेटेड है कि वो देखें कि शोर शराबा कहाँ हो रहा है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। और अगर इसके अलावा बंदे जो हैं वो करेंगे तो वो कहेंगे दिस इज़ नॉट योर ड्यूटी, यू आर नॉट सपोज फॉर दिस। आपकी बात वो मानेंगे नहीं, सुनेंगे भी नहीं। और जैसे अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ, हो सकता है कोई ना सुनता हो। तो शेयर योर फाइंडिंग्स इन ए क्लास प्रेजेंटेशन। हाँ, अगर ये ड्रामे का सा माहौल बनाना है तो ये भी कर लें भाई, ठीक है। तो ये बच्चे फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसे सर वो समझते हैं कि शायद ये सारा वो नॉइज़ पॉल्यूशन तो एक बहाना बना, उनको तो ये सारा ड्रामा करने का मौका मिल गया। तो ये लेसन से तो उनकी तवज्जो बहुत बहुत दूर चली गई। तो ऐसी सरगर्मियाँ कहा गया है कि करें, ठीक है? मैं तो अपने स्कूल में कभी भी ना करूँ और करते भी नहीं हैं, टीचर भी नहीं करते मुझे पता है, ठीक है? और कम्प्रीहेंशन और use cause and effect of solution of cause and effect and solution। अच्छा जी, हर चीज़ की कोई वजह होती है, उसके असरात होते हैं, उसका सॉल्यूशन होता है। देखिए ये इस तरह से फ़िक्रों वगैरह में भी इसको डिस्कस किया जाता है, देखते हैं क्या होता है, कॉज़ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है। अच्छा, डू यू वरी अबाउट पॉल्यूशन? And complete the table below. Convene your partners. List the causes of noise pollution. What are their effects? Can you think of some solutions to this problem? यही बातें ऊपर हुई हैं ये वाली। उसके बाद है causes of noise pollution, honking और construction work equipment, loud music systems. Effect of pollution हैं irritability, mental fatigue, human health. Solution ये है strict rules to check honking. A construction work must be finished rapidly. Use noise barriers. ये मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए था honking, irritability. Strict rules to check honking. Construction work equipment. ये इसकी वजह से mental fatigue होता है. Construction work must be finished rapidly. Loud music systems. इससे human सेहत मुतासर होती है. Use noise barriers. नॉइज़ बैरियर्स मेरा ख्याल है जो मुझे समझ आती है यहाँ पे, तो किसी ने शायद देखा ना हो। एक जगह पे मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे इत्तेफाक से किसी दूसरे मुल्क की बात है, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे होते नेचुरली, जैसे मार्केट है, बाजार हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता। तो जैसे ही शोर शराबा एक सर्टन लेवल तक पहुँच जाता तो ऑटोमेटिक वहाँ पे एक लाउड स्पीकर लगा हुआ था जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ से टी टी सायरन सा बजना शुरू हो जाता, जो कि डिस्करेज करता लोगों को बोलने वालों की तवज्जो उस तरफ चली जाती। तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता और उसके बाद फिर शोर शराबा कम हो जाता। तो हो सकता है ये नॉइज़ बैरियर इसी तरह की कोई चीज़ हो। ओके, हाउ डू यू डिफाइन ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन ये भैया याद करने वाले हैं, ये याद करें। और noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. How is transport a source of noise pollution? Noise coming from different modes of transport, for example, vehicles, airplanes, trains, ships, proves to being highly stressful to human communities. Excessive use of vehicle horns is a source of noise pollution. How is construction work a cause of noise pollution? पहले ही इतने लंबे लंबे आंसर दे दिए, बस इसको शॉर्ट कर दें, मेरे ख्याल में बुक से ले लिए गए हैं। Construction work is in urban areas is usually slow and time consuming. The transport and equipment
used at construction sites. Its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. How is use of technology causing noise pollution? कैसे हो रहा है भाई? A use of technology is a source of noise pollution. For example, mobile phones, electricity generators, music systems, and TV all become irritants from time to time. Unmonitored use of all these kinds makes them pollutants. Why is noise dangerous for human health? Noise hazardous for human health. It is a biological stressor and can cause conditions such as aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression, and insomnia. What kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? Listening to loud music or TV on a loud volume and mobile phones are an other source of noise pollution. For example, people need to develop some civic responsibility so that others do not get troubled because of these careless actions. Offices, hospitals, and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones on campuses for better noise management. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. आगे जी paragraph in paragraph 3, 4, 5, 6, and 7. The writer is describing the cause, effect, and solution of noise pollution. Identify and summarize these. ये सारी कहानी की समरी लिखें जी ये बात है इसका तो काज वन काज टू काज थ्री और इसके इफेक्ट्स हैं एक काज और इसका इफेक्ट और इसका सोल्यूशन काज नंबर टू इफेक्ट और सोल्यूशन काज नंबर थ्री इफेक्ट एंड सोल्यूशन ये ऐसे लिखना है so answer the lesson gives awareness about the negative impact of noise pollution on human and animal health. It describes the major contributors of noise pollution and how they affect mental and physical health. It also outlines the various solutions to combat the problem of noise pollution. The writer describes that noise coming from different modes of transports is the ये क्या भाई cause होगा is the cause of noise pollution गलत लिखा हुआ है cause लिखा हुआ है cause है CAUS cause of noise pollution increase in vehicular traffic and unwarranted honking by drivers as gives rise as की ज़रूरत नहीं है gives rise to immense pollution इसकी ज़रूरत नहीं है Okay, it is इसमें थोड़ी इक्का दुक्का भाई छोटी छोटी गलती है misappropriation it is highly stressful for human communities the transport used at construction sites its sharp sound is a big cause of noise pollution. Use of technology is another source of noise pollution. Electricity, electricity generators make sharp noise and put other residents ill at ease. Residents ill at ease. Listening to TVs on loud volume is also a source of noise pollution. To overcome this issue, people need to develop civic sense. It has a negative impact on human health. It can cause conditions such as aggression, blood pressure, stress, hearing loss, restlessness, and insomnia. Noise can seriously
affect student learning and concentration. The government should control unwarranted noise levels. Furthermore, it should ensure smooth traffic flow, block noise-emitting vehicles from roads, and use noise barriers where necessary. The residential societies should come forward and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. Vocabulary आगे है. हाँ, write the synonyms of the following words. इनके synonyms लिखे भाई ये लिखा है disturbs, rapid, fast, un, unmonitored, unchecked, nuisance, irritation. उसके बाद how many words can you form from these root words? ये pollute और construct और develop इनसे कितने वर्ड बन सकते हैं? pollute से मजीद लफ्ज बने हैं pollution, polluter, pollutant. construct से बने हैं construction, constructive, constructor, constructional, construct. ये तो सेम ही है भाई. और उसके बाद है जी develop, underdeveloped, developer, developing, development, developed. I'm going to choose 5 words you have made from the root words and use them in sentences. So pollution the ham. Air pollution is a big problem of the modern world. Development. The government is developing the awareness against pollution. Construction. This bank is under construction. ये बैंक ये दरिया का किनारा है. This bank is under construction. हो सकता है ये बैंक ही हो पैसे जमा कराने वाला. Construct तमीर करना. Engineer is constructing a new building. Okay, underdeveloped. Pakistan is an underdeveloped country. For the teacher क्या करे जी? Transitional devices. ये क्या चीज़ आ गई भाई? Transitional devices are words and phrases that connect parts of your writing. They link sentences and paragraphs together to maintain continuity of ideas. The following is a list of some commonly used transitional words or phrases. देखते हैं भाई कौन सा भाई addition. एन का जी हैं transitional devices हैं and again besides finally further furthermore to next lastly moreover in addition first second etc. लें जी. अब इसका क्या फ़ायदा हुआ भाई ये पढ़ने का? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ. comparison but yet on the other hand. However, nevertheless, on the contrary, by comparison, where compared to, although, meanwhile, after all, in contrast. अच्छा इसके इस तरह की जो टेक्निक्स हैं ये सवाए रुकावट पैदा करने के इनका कोई और फंक्शन नहीं है. चलते हुए काम को रोकना. ठीक है कि नहीं? अब बच्चा जी हैं सर से जुएं निकालने वाली बात ही है. तो पढ़ रहा है भाई उसको पढ़ने दो. ठीक है कि नहीं? और इस तरह की एक्टिविटीज़ में उसको ना लगाएं. ठीक है कि नहीं? उससे बच्चे का टाइम वेस्ट होता है और इसका फ़ायदा तो कोई भी नहीं है. जब ये वर्ड कहीं इस्तेमाल होंगे वो हमें पता चल जाता है. एम्फेसिस होता है जोर देना. और डेफिनेटली, extremely, obviously, in fact, indeed, absolutely, positively, naturally, always, forever, never, certainly. उसके बाद है जी sequencing first, second, third, next, then, following. And this at this time, now, at this point, afterward, subsequently, finally, consequently, previously, thus, therefore, hence, next. Again, exemplification, for example, for instance, in this case, on this occasion,
to demonstrate, to illustrate as an illustration. Summarization, in brief, on the whole, summing up, to conclude, in conclusion, therefore, accordingly, and thus, as a result, consequently. उसके बाद आ जाता है जी identify transitional devices in paragraph 8 and 9 and therefore only then चलो जी ये वर्ड हमने निकाल लिया ये ऐसी फजूल सी एक्सरसाइज में हमें लगा दी है कि इस तरह से काम करें इसका कोई फ़ायदा नहीं होता सफाई रुकावट पैदा करने के ना टीचर को कोई फ़ायदा होता है ना बच्चों को कोई फ़ायदा होता है ये पता नहीं किताब वाले जो हैं क्यों इस तरह की एक्सरसाइज दे देते हैं और पेपरों में भी नहीं आना इसने अगर आ भी गया 1-2 मार्क्स होगा उसके लिए बंदा सारा बाकी सारे 7 सब्जेक्ट जो उनको तबाह कर ले और द टीचर टीचर क्या करे जी illustrates the use of transitional devices बस टीचर भी फंस गया इस के सिलेबस के मुताबिक explain the students that transitional devices link connect sentences within and beyond paragraphs ये सारी जो हैं ये एक्सरसाइजेज हैं भाई कोई फ़ायदा नहीं देती B. Read the sentences and insert appropriate transitional devices in the blank given below. ये fill in the blanks हैं और इनको चुन के लगाना है यहाँ पे आंसर दिया हुआ है मैं ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करूँगा मुझे ज़रूरत नहीं है It was announced that doctor salaries would be increased. आगे क्या जी A. As a result, doctors ended their strike. ठीक हो गया Amjad is an excellent teacher. For example, he explains controversy. He explains the subject matter very well and makes sure that all students understand the concepts. आगे है जी number 3. Amna asks English very well, speaks English very well. Dash she does not dash पे क्या नाम है तीसरे का A. However, she does not assist her friends in learning to speak English. The government has levied more taxes. Dash the salary structure for B. But the salary structure has not been improved. इसके बाद कॉमा लगाएं भाई ठीक है फुल स्टॉप क्यों लगाया हुआ इधर भी Okay. Number 5. Salma is a good speaker. Dash, she also writes very well. In addition, she also writes very well. चलो जी अच्छा हो गया ये. An adverb clause is अच्छा जी अब एक और नई चीज़ आ गई. An adverb clause is अच्छा ये सारी चीज़ें ये सिर्फ बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए उनके काम में रुकावट डालने के लिए ऐसे हीरे टीचर तो आपको मिलने भी नहीं है ठीक है कि नहीं तो ये बात ज़हन में रखी जाए बच्चों ने 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं एक इंग्लिश नहीं होती सिर्फ ठीक है कि नहीं और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी उनको कुछ स्पेयर करें खाली इसी इंग्लिश में ना उसको घुमा घुमा के मार दें तो बच्चा जो है ऐसा ना फील करे जैसे कपड़ा जो है वॉशिंग मशीन में फील करता है तो स्कूल में स्कूल को स्कूल ही रहना चाहिए वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए और बच्चों को भी जो है ये हमारी जो स्टडीज़ हैं जो लेसन हैं ये तो डिटर्जेंट का काम कर रहे हैं तो बेशक बच्चा जो है जब यहाँ से निकलेगा वॉशिंग मशीन से धुला के बड़ा साफ सुथरा तो होगा लेकिन कहीं बीमारी ना हो जाए ठीक है कि नहीं जितने उसको चक्कर दिए जा रहे हैं अच्छा जी एन एडवर्ब क्लास इज ए ग्रुप आप एम ए वालों को पढ़ाएं ये 9 क्लास के बच्चों को क्या समझ आनी है इन चीज़ों उन बेचारों को अंग्रेज़ी नहीं आती ऊपर से हमने ये भी डाल दिया है स्टेज बाई स्टेज काम करें सारा बोल एक दफ़ा नहीं डाल देना चाहिए एन एडवर्ब क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी और मेरी मैं तो अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हो रही और अब ये सिर्फ एक देखने के लिए कि यार एक्सरसाइज में क्या होता है इस सेंस के तहत मैं जो इसको पढ़ रहा हूँ और ये कि इनको आसान कैसे बनाया जा सकता है
اس لیے میں نے حل شدہ ایکسرسائز لی ہے، اور اسکول کی وہ دوسری والی جو ٹائم ویسٹنگ ہو سکتا ہے میں اب کہیں الجھ جاتا اور میرا دماغ پھٹ جاتا، اوہ مجھے تو یہ نہیں آتا، مجھے تو اینڈ میں کیا ہونا تھا، مجھے تو انگریزی آتی نہیں ہے، تو میں آج اس طرف جاؤں ہی کیوں؟ میرا کام جب چل رہا ہے تو مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اچھا جی، این ایڈورب کلاس از اے گروپ آف ورڈس which does the work of an adverb. ایڈورب ہوتا ہے کیا بھائی؟ یہ ہوتا ہے کسی یہ بتانے والا کہ کوئی کام کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس کے آگے مختلف قسمیں ہیں، ایڈورب آف پلیس یہ چیزوں جگہوں کے نام ہے، ایڈورب آف ٹائم آ جائے گا، اس میں مارننگ ایوننگ آ جاتی ہے، سنڈے منڈے آ جاتا ہے، اور ایڈورب آف مینرز یہ ہوتا ہے، اس میں ایل وائی ورڈ، لی، اونیسٹلی، تھینک فلی، یہ جو ہیں لی ورڈز ہوتے ہیں، یہ سارے ایڈورب ہوتے ہیں، اور یہی اس میں امپورٹنٹ ہے۔ اٹ یوزلی یہ ایڈورب ہے، usually begins with subordinating conjunctions such as، اگر آپ کو نہیں بھی پتا کہ یہ ایڈورب ہے تو باہر میں جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، such as after، because، until، where، while، unless، as، when، since، if، though، whenever۔ آپ بھی اب پڑھیں گے یہ لفظ استعمال ہوں گے، ان کے میننگ آ جائیں گے، اس کے مطابق آپ استعمال کریں گے۔ یہاں کہاں ایک ایک لفظ کا نام جی ہم ڈھونڈتے پھریں بھی۔ Oh my God. Underline adverb clauses in the following sentences. Also encircle the subordinating conjunctions. اچھا جی، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کون سی ایڈورب کلاس کون سی ہے، سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا ہے، یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز۔ چلو، کنجنکشن ہوتے ہیں دو سینٹینس کو جوڑنے والے الفاظ، اور ایڈورب کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، you must sit wherever you like، you may sit wherever you like، he may pass if he works hard۔ مجھے بس ان کے میننگ آنے چاہیے، یہ نہیں مجھے پتا ہوتا کہ یہ ایڈورب کلاس ہے کہ نہیں ہے۔ we shall wait here until you come، I didn't buy it because it was very expensive، do it before you forget۔ آگے subordinating conjunctions کیا ہیں جی؟ یہ wherever، if، until، because، before۔ آپ ٹیچر ایک اور کام کرے کہ جی help the students identify the adverb clause، سپلائی سوٹیبل ایڈورب کلاس۔ میں کہتا ہوں ٹیچر یا بچوں کو صرف ایک بات بتا دے کہ پہلی فارم کہاں لگانی ہے، دوسری فارم کہاں یوز کرنی ہے، ورب کی فارموں کی بات کر رہا ہوں، اور تیسری فارم کہاں لگانی ہے، اور رنگ فارم کہاں لگانی ہے، اتنا ہی کام کر دے تو بہت بڑا کام ہوگا، مہان کام ہوگا۔ وہ تو آپ سکھا ہی نہیں رہے، اس کی طرف تو ٹیچر ایک بار بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹیچر بچوں کو یوز آف ورب فارم سکھائے۔ ایک دفعہ کسی کہانی میں، یہ کتاب کی ساری کتاب اینڈ ہونے والی ہو گئی ہے، کسی ایک جگہ پہ بھی آپ نے نہیں سکھایا کہ وہ ٹیچر بچوں کو بتائے کہ پہلی فارم کہاں یوز کرنی ہے، دوسری فارم کہاں یوز کرنی ہے، تیسری فارم کی، تو آپ کہاں لے کے جنگل میں ان کو پھیر رہے ہیں بچوں کو؟ یہ کس طرح کا سلیبس ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ چیز آپ بتا ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ بتا سکیں جی پہلی فارم کہاں یوز کرنی ہے، دوسری، کیونکہ انگریز نے آپ کو بتایا ہی نہیں، آج تک نہیں بتایا، اور شاید پتہ نہیں اس کو خود بھی پتہ ہے کہ نہیں، پہلی فارم کہاں استعمال ہونی ہے، یہ مسٹ ہے، مسٹ انگریزی سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سکھا ہی نہیں رہے۔ آپ کبھی آپ ایڈورب لے کے چل پڑو جی، کبھی کدھر لے کے چل پڑو، کہ یہ ایسے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ جنگل میں راستہ بھولے میں، گھر آنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور گھمائی جا رہے ہیں، گھمائی جا رہے ہیں، گھمائی جا رہے ہیں۔ ہو ٹیچر کے لیے بھی پریشانی بنائی ہوئی ہے، اور بچوں کے لیے بھی۔ یہ بھائی دل میں جو بات آئی تھی میں نے کہہ دی، میں نے محسوس کیا ایسے، تو میں تو بھائی ایسی باتوں میں پڑھتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ میں نے فارموں کا استعمال یہ ذہن میں رکھنا ہے، پہلی فارم کہاں استعمال ہوتی ہے، دوسری کہاں ہوتی ہے، تیسری کہاں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ول کے ساتھ گو استعمال ہونا ہے، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو ول کے ساتھ پہلی فارم آئے گی، یہ کوئی بندہ نہیں بات بتائے گا، اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے، بہت ہی۔ اگر یہاں پہ ول گوئنگ کر دیں تباہ ہو گئی ہر شے، گون کہہ دیں تو بھی تباہ ہو گئی، وینٹ کہہ دیں پھر بھی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اٹ شیل لکھا ہوا ہے، ریمین، آئی اور وہی کے ساتھ شیل ہوتا تھا، اٹ کے ساتھ شیل کر دیا، چلو وہاں پتہ نہیں کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے، اینی وے چلتے ہیں جی، سیدھا کی طرف چلتے ہیں، اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتے۔ نو باڈی لائکس ہیم بیکاز ہی از اے نوٹی، ہی از نوٹی، شی تھنکس ایگزیکٹلی لائک نور جہاں،
I will not go out because it's raining. It is raining. ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर कॉमा है, या इसको दो कर दें, it is कर दें। it shall rain, हद हो गई। it shall remain कहाँ से आगा, it will remain होना चाहिए। चलो, it shall remain the strike for 2 days। चलो, he shall pass the exams। I spoke to his brother। तो he shall pass, ये है क्या भाई? आई के साथ ही, शी के साथ विल होता है, बस सब बात तो विल ही होता है। वो ही ये लगा दिया, आई डोंट नो क्यों लगाया भाई। अच्छा जी, और वो तो गलत लग रहा है मुझे तो। ठीक है, यहाँ पे विल लगाओ। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से कहा। तो ही शैल पास एग्जामिनेशन, खान पास करेगा। चलो, जिम्मेदारी लगाने के लिए कोर्ट लैंग्वेज में ऐसे यूज़ होता है भाई, ये बता दूँ। तो वो जब किसी शख्स को किसी काम पर बाइंड करते हैं, उसकी जिम्मेदारी लगा देते हैं, तो तब से ये ही और शी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, अदरवाइज विल ही इस्तेमाल होता है। यूज द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन सेंटेंसेस। चलो जी, सिंस हो गया, आई एम वेटिंग फॉर असलम सिंस लास्ट टू, ये तो है ही गलत। सिंस आ गया है, एम नहीं आ सकता, हैव बीन आएगा। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर असलम सिंस, सिंस 2 days तो होता ही नहीं, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 hours। ये जब टाइम कैलकुलेशन करना पड़े तब हम सेंस करते हैं, जब टाइम कैलकुलेट ना करना पड़े फिर फॉर होता है। फॉर 2 hours, कहीं कोई आगे तो नहीं? नहीं भाई, यही है। इसको सही कर लें भाई, आई हैव बीन वेटिंग फॉर असलम फॉर लास्ट 2 hours। अनलेस, यू वुड नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ये ठीक है। दो, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, या ही इज ऑनेस्ट, इनको इस्तेमाल करना था। since, unless, though, while, as, when, after। अच्छा, while I was playing, while Ahmad was studying, ठीक है। He could not go to school as he was ill, ठीक हो गया। I shall call you when I was, है ये गलत है भाई, was कहाँ से आ गया? was तो इसमें है ही नहीं सारे में। I shall call you when I reach there होगा, ठीक। when I am there होगा, ठीक है कि नहीं? ये बात गलत है। After, I shall call you after I have spoken to her, ये ठीक है भाई। Identify and write these classes in the relevant columns for the table, ये लिखा मैं relevant column में डाल दिया। Independent class, dependent class, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। आप सिर्फ ये मीनिंग देखें, ये सेंटेंस जो बनाया गया है जोड़ जाड़ के, इसके क्या मीनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ आ रही तो भी पढ़ दें, कोई आपको बता ही दे। अगर आपको टीचर को ज़्यादा तजर्बाकार बंदा हाथ लगे, उससे पूछ लें। बाकी ये कि इनमें से इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है, डिपेंडेंट क्लास कौन सी है, इसका कोई मतलब नहीं है सिवाय फजूल सी रुकावट खड़ी करने के, ताकि कोई पढ़ ही ना सके अंग्रेज़ी को। मैंने आपको बताया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो नहीं बताई गई, सारी बुक ख़त्म हो चुकी है। कि पहली फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करनी है, दूसरी कहाँ करनी है, तीसरी कहाँ करनी है, और इंक फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करनी है। ये सारी इंग्लिश बेस्ड ही इस बात पे है, ग्रामर सारी इसी बात पे है। तो वो तो बताया ही नहीं गया। इधर लेके अभी इंडिपेंडेंट क्लास आ गया, कोई और चौंचला आएगा। चलो देखते हैं भाई। हासिफ प्लेस हॉकी एज ही एंजॉयज इट। शादिया could not catch the bus because she was late. Ali could not finish the mathematics test on time, although he knew all the sums. ठीक है जी। Arifa quickly ate her lunch as she was very hungry. Haris is back from work, so he must take rest. You must work hard if you want to succeed in life. चलो जी, हो गया जी ये भी। आगे ये क्या जी, explain to students that adjective clauses and adverb clauses are always dependent clauses। हद हो गई है, पता नहीं क्या पढ़ाना चाह रहे हैं।
मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या पढ़ाना चाह रहे थे। अच्छा, read the following sentences and tick the right adverbial clause given in the brackets. चलो जी मान लेते हैं। The train left the station as Asad arrived. ये क्या एग्जाम्पल है? इसमें the adverbial clause of time। अच्छा, ये वाली जो है ये है adverbial clause of time है। चलो अच्छी होगी बात, जान छुट्टी। और where you like, you can put it wherever you like। ये क्या है जी? adverbial clause of place है, ठीक है। After the thief had stolen money, he left home quickly। ये क्या भाई? adverbial clause of time है। वो place था, time आ गया, चलो। उसके बाद है जी he was very pleased that you have passed। ये है adverbial clause of reason। हद हो गई है, हद हो गई है, हद पागल कर देंगे। He failed because he did not work hard। ये adverbial clause of reason। wow, adverbial clause of reason, place है। चलो जी आगे है use। ये सारा ड्रामा ही है भाई, नाच के बंदर की तरह, कभी इधर छलांग कभी उधर छलांग, ठीक है, तो असल चीज की तरफ आने ही नहीं। अच्छा, use the use of comma and to separate a dependent class from the main class। comma यूज करें जी, ठीक है। करना क्या है जी? ये तीन ये हो गई। In a sentence which has an independent and a dependent clause, a comma is used to separate the two if the sentence starts with the dependent clause. The dependent clause usually starts with any of these subordinating conjunctions, while, as, although, because, since, if, after, before, until. If the same sentence starts with an independent clause, no comma is required. चलो जी एग्जाम्पल आ गई। While I was eating, comma, the doorbell rang। The doorbell rang while I was eating। And because her alarm clock was broken, comma, she was late for class. She was late for class because her alarm clock was broken. If you are sick, comma, you must see the doctor. See a doctor. You must see a doctor if you are sick. When the rain stops, we will clean the driveway. We will clean the driveway when the rain stops। चलो जी इसमें कोई खास चीज़ तो नहीं है। Mark the sentence as correct or incorrect, or put a comma to make the sentence correct। आंसर आ गया जी। पहले तो ये है correct है कि नहीं correct है। Because Alia missed her school bus, she was late for her school। क्रॉस, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया और इसको कैपिटल नहीं किया। नहीं, हाँ नहीं, इसको कॉमा नहीं लगाया बस। ये तो है ही दो सेंटेंस, इसको कैपिटल कर देते। नहीं, बिकॉज लिया कॉमा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा। आफ्टर कलीम कम्स होम ही विल टेक यू टू द बुक शॉप। अच्छा जी ये भी गलत है। द क्लास विल हैव द स्विमिंग लेसन इफ द इंस्ट्रक्टर कम्स टुमारो, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन इट रेन्स I'll bring an umbrella to school। चलो ये आ गया। Although Mr. Asif was sick, he went to work। अच्छा, इसको सबको ये है टिक क्रॉस करा दिया है, इसका मतलब है ये गलत है, ये ठीक है। असल में बात ये है, ये इन जिन पर क्रॉस लगा है ये एक्चुअली इनअप्रोप्रिएट है, नामुनासिब है, ठीक है। नामुनासिब गलत नहीं होता। गलत वो होता है जिसके समझ ना आए, चूँकि इसके मीनिंग समझ आते हैं तो ये गलत नहीं है, ये इनअप्रोप्रिएट हैं। और अप्रोप्रिएट तो इसका लेवल तो हर दफ़ा ही रहता है। मैं नहीं कहता कि यहाँ से इम्प्रूवमेंट ना करें, इसको कमेंट यहाँ लगाना है नहीं लगाना। अगर समझ आ जाती है ठीक है, नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, लिखने पढ़ने बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होती, और पढ़ने वाले को भी इतनी इरिटेशन नहीं होती। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आप वर्ब फॉर्म गलत कर देते हैं।
ही वेंट की जगह यहाँ पे वाज इस्तेमाल हुआ है, तो इसको नहीं S+1 कर देंगे, ओहो फिर तो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आगे शिफ्ट हो गए तो कन्फ्यूजन होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें ठीक करके कैसे लिखा गया, ये कॉमा लगा दिया। बिकॉज आलिया मिस्ड हर स्कूल बस, कॉमा शी वॉज लेट फॉर हर स्कूल। आफ्टर कलीम कम्स, कॉमा comes home, इसके यहाँ पे कॉमा आना भाई। He will take you to the bookshop. The class will have this swimming lesson if the instructor comes tomorrow. When it rains, I'll bring the umbrella to school. Although Mr. Asif was sick, he went to work. आगे जी राइटिंग आ गया, क्या करना जी, राइट अ पैराग्राफ ऑन इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अच्छा जी, इसके बाद है इन अवर एवरीडे लाइफ वाटर एयर एंड लैंड मैटर a lot. We drink water, breathe air, and walk on land. We can tell whether the water we drink has a peculiar taste, is colorless, or it has an odor which is unpleasant. The air we breathe has dust and smoke. The land we walk on is dirty and spoiled. All this is due to the fact that we are facing serious problems of pollution. Agriculture, mining, and human garbage cause land pollution. Pesticide and industrial chemical runoff, as well as heavy metals from batteries, cause soil contamination. Poisons in water leach toxins into the land, and airborne pollutants taint soil with effects on public health. आगे है जी, in 2010, among ongoing studies by government agencies such as the Environmental Protection Agency, sorry for sneezing. The agencies such as the Environmental Protection Agency, the World Health Organization, and the Centers for Disease, Disease Control and Prevention continued research defines the effects of land pollution on health. बहुत लंबा सेंटेंस है भाई, इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए। 15 वर्ड्स के करीब होता तो आसानी से समझ आ जाती, इसका तो फुल स्टॉप ही नहीं आ रहा कहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा सेंटेंस नहीं है। गुड सेंटेंस इज बिटवीन नियर 20 वर्ड्स। ओके, तो इसको अगर काउंट करें तो बहुत ज़्यादा सेंटेंस बन रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू, इसके 2 या 3 बना लें, आसानी से समझ आ जाएगा। Write an application to the principal of your school for arranging a separate bins for dry waste, plastic, glass, paper. So the principal, government high secondary school ABC, Agasar. With the due respect, I beg to state that the collection of waste in our school is not up to the mark. ड्यूरिंग ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इधर आना चाहिए, यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए। अच्छा जी, ड्यूरिंग ब्रेक द स्टूडेंट्स थ्रो used papers and juice boxes in the playground. There are no separate dustbins in the ground where students can throw के spelling different है भाई, throw THROW, throw garbage. I request you to kindly arrange the bins for these dry waste so that we may control the pollution. ये इसके साथ ये सो यहाँ पे कॉमा है, एस स्मॉल लेटर है। थैंक यू। योर्स ओबीडियंटली नवीद अख्तर, क्लास 9।
उसके बाद है भाई राइट इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी in your city informing him about the irregular collection of solid waste in your area. Examination hall city ABC 25 April and 2012. ये एप्लीकेशन लिखा है इसमें तो डेट ही कोई नहीं भाई इसमें डेट डालनी चाहिए अच्छा जी एग्जामिनेशन सिटी एबीसी 25 अप्रैल 25 शुरू में पहले अगर डेट लिखेंगे फिर फिफ्थ कर दें अप्रैल 2012 द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस्लामाबाद subject the irregular collection of solid waste is in our areas सर वो कूड़ा उठाने वाले आते नहीं है भाई बाकायदगी से नहीं आ रहे Sir, I want to draw your attention to a very serious issue in our society. It is brought into your notice that environment protection workers do not come regularly to collect the solid waste. ये कौन से भाई environment protection वाले? अच्छा, ये तो कूड़ा उठाने वाले हैं. Waste from our agency, domestic trash and other solid wastes are thrown or in the street into the streets or dumped at open places. It's a matter of great concern for the residents of this area. असल में कूड़ा उठाने वाले आ रहे नहीं आते नहीं हैं तो जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है वो तो दफ्तरों में बैठे तनहा ले रही है और वहीं पे गप्पे हाँकते हैं शहर का टूर नहीं करते देखते नहीं है कौन सा एरिया मुतासर है तो अगर वो होंगे तो फिर वो जो हैं कहेंगे अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं उनको कहेंगे जी कूड़ा उठाओ I request you to make appropriate arrangements for regular collection of solid waste. Kindly direct them to collect solid waste from our area. I hope for a favorable response. Yours sincerely XYZ. तो ये वही लेटर दिए हैं एग्जामिनेशन हॉल किसका द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ब्यूरो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो ठीक है इस्लामाबाद भी ठीक है सब्जेक्ट भी ठीक है लेकिन ये इनका काम है सिर्फ चेक करना कि एनवायरनमेंट माहौल कैसा है इनका काम कूड़ा उठाना या उठवाना नहीं है बल्कि ये दे विल एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो जो चीफ है उसके उसको थमा देंगे ठीक है वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो हैं उनको कहेंगे और वो वेस्ट मैनेजमेंट उठाएंगे अब टीचर और क्या करे जी टीचर टेल द स्टूडेंट्स दैट ड्राई वेस्ट दैट यूज्ड पेपर्स जूस बॉक्सेस and bottles can be recycled. Such material should be disposed of in the respective bins. Arrange the students with to a recycling plant. हद हो गई है वहाँ पे इतनी रिसाइकलिंग प्लांट पर स्मेल वगैरह होगी बीमार करना उनको oral communication skills expressions of advice हद हो गई भाई ये भी था I think you should go there. I don't think you should leave the job. You ought to obey your parents. इनके मीनिंग आने चाहिए भाई अब ये कौन सी क्लास है इसका कोई फर्क में एक्सप्रेशन ऑफ एडवाइस हाथ हो गया you ought not to obey unlawful orders of police. If I were you, I would have been a doctor. If I were in your place, I would have punished have के बाद थर्ड फॉर्म आती है ये देखिए टीचर को ये नहीं बताया हुआ किसी ने punished him if if I were in your position I missing है if I were in your position I would give resign I suggest that you should go to hospital. अब ये ख़त्म हो गया फॉर द टीचर अब जाते हुए क्या करेगी guide students to write a formal letter following the given law flow chart and a sample आगे ये पता नहीं क्या भाई help them and sample to help them होगा ये पता नहीं क्या भाई them write and revise formal letters and applications in extended social and
एकेडमिक एनवायरनमेंट। चलें भाई, ये भाई टीचर की भी जान तंग करके रखी हुई है इन्होंने। ये इस तरह का सिलेबस, आई डोंट नो फॉर गॉड सेक। इतने पढ़े लिखे लोग हैं आप, और ये भी देख ही नहीं रहे कि इसका नुकसानात क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र है। 2 डेढ़ घंटे की मैंने वीडियो बना दी है, और आई विश चलें जल्दी से इसको हो गया ताकि पता चल जाए ये है क्या चीज़। नहीं जी, अब इजाज़त चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, 1.5 घंटे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें अ, वैसे जो काम स्टूडेंट ने करना है, 10-15 मिनट का काम है, वो सिर्फ उसने रीडिंग करनी है और क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। बाकी जो भी आना है वो ऑन सीन होना, पता नहीं कहाँ से वो दे देंगे। लेकिन स्टे ब्लेस्ड। अच्छा, अल्लाह ताला आपके हम ये हैं सेहत से रखे, और अपना ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।